सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे J2EE जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन आर्किटेक्चर के बारे में। तो J2EE मेनली क्या है कि अगर जैसे हम बात करें कि जावा जो है उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड द कोर जावा। तो कोर जावा में क्या होता है कि जो बेसिक सर्विसेज होती हैं जो जावा के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, ये जो बेसिक अमेनिटीज़ होती हैं वो कोर जावा में आती हैं। जैसे कि जो बेस होता है वो कोर जावा के अंदर आता है, जैसे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद आ जाता है कि इंटरफेसेस क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, और उसके बाद आता है मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। फिर उसके बाद आता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम देखते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं, जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो कोर जावा के अंदर आते हैं। जैसे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो कोर जावा के अंदर आता है। जब हम लेवल जो है हमारा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है तो उसको हम एडवांस बोलने लगते हैं, एडवांस जावा बोलने लगते हैं। जैसे कि अगर हम जावा के थ्रू डेटाबेस कनेक्टिविटी को एक्सेस करवा रहे हैं तो JDBC का हमें यूज़ करना पड़ेगा, JDBC इंटरफेसेस का, तो वो एडवांस जावा में आ जाता है। फिर अगर हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं जावा के अंदर तो हम सर्वलेट या फिर JSP का यूज़ करते हैं, वो एडवांस जावा में आ जाता है। सर्वलेट है, JSP है, EJB है यानी कि एंटरप्राइज जावा बीन्स हैं, या फिर JSF की अगर हम बात करें जावा सर्वर फेसेस की, तो वो सब एडवांस जावा में आ जाता है। या फिर हम स्प्रिंग बूट की बात करें या हाइबरनेट की बात करें तो ये सारी सर्विसेज जो होती हैं, माइक्रो सर्विसेज भी होती हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो एडवांस जावा में आ जाते हैं। तो एडवांस जावा जावा ही लैंग्वेज है, लेकिन उसके एडवांस पार्ट्स जो होते हैं जावा में, जो एडवांस टॉपिक्स होते हैं उनको हम एडवांस जावा में सम अप कर देते हैं, और इन्हीं को मिलाकर हम क्या करते हैं कि इनको हम J2EE बोल देते हैं। तो एक होता है J2SE जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, तो वो हमारा कोर जावा वाला पार्ट होता है। जैसे अगर हम इक्लिप्स की बात करें तो उसमें दो टैब मिलते हैं हमें। पहला टैब जो होता है वो हमारा काम करता है जावा प्रोजेक्ट के लिए। अगर हमें J2EE पे काम करना है तो उसके जस्ट नियर वाला जो टैब है हम उस पर क्लिक करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सारे का सारा जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आईडीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लेती है खुद को, जिससे कि जो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस हैं उनको डेवलप कर सकें। तो व्हाट इज़ J2EE? इट इज़ अ जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन। तो एडवांस जावा में हम J2EE को देखते हैं। तो J2EE को समझने के लिए मेनली हमें टायर्स जो होते हैं वो समझने होते हैं। सो देर आर थ्री काइंड ऑफ टायर्स इन टू द J2EE। फर्स्ट टायर इज़ द क्लाइंट टायर, सेकेंड टायर इज़ द मिडिल टायर, एंड थर्ड टायर इज़ द एंटरप्राइज टायर। तो पहला टायर होता है क्लाइंट टायर। क्लाइंट टायर में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं क्लाइंट टायर में, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, और बहुत ही हम सिंपल एग्जांपल्स देंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्लाइंट टायर क्या होता है। तो क्लाइंट टायर जैसे इसके बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्लाइंट साइड पर या जो इंटरफेस है, क्लाइंट साइड पर जो इंटरफेस है उसको हमें कैसे डेवलप करना है, क्लाइंट साइड पर हमें क्या लेके आना है। एक होता है हमारा क्लाइंट साइड, यानी कि हम ये मान के चलें कि देर आर थ्री साइड्स। सबसे पहला वाला साइड हमारा क्लाइंट साइड है, फिर एक मिडिल साइड है, फिर उसके बाद में एक हमारा एंटरप्राइज साइड या डेटा टायर साइड जो है वो है। तो इस तरीके से तीन लेवल जो हैं वो बना दिए गए हैं। पहले लेवल पे पहला लेवल है वो है हमारा क्लाइंट लेवल। तो क्लाइंट लेवल जब होता है तो क्लाइंट जो होता है सिस्टम के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो जब वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसको एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरफेस कैसा होना चाहिए, डायनामिक इंटरफेस होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे स्टैटिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम डायनामिक की बात कर रहे हैं। तो दो तरह के इंटरफेस हो सकते हैं, दो तरह के वर्ड आते हैं। एक वर्ड आता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनामिक। स्टैटिक मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आप अपने सोशल मीडिया की बात करें किसी भी प्रोफाइल की, तो आप देखेंगे अगर आपने कोई एक पिक्चर सेट कर दी है एक बार में, तो जब भी आप बार बार वो अपनी आईडी जो है ओपन करेंगे तो वो प्रोफाइल पिक्चर जो होगी वो आपकी स्टैटिक रहेगी। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं बट रन टाइम पर वो बार बार चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स बार बार वो फ़ोटोज़ जो हैं उसमें चेंज नहीं होंगी, लेकिन आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाइंग अ प्रोफाइल पिक्चर इज़ अ डिफरेंट थिंग, चेंजिंग अ प्रोफाइल पिक्चर इज़ अ डिफरेंट थिंग, या एक्सचेंजिंग अ प्रोफाइल पिक्चर इज़ अ डिफरेंट थिंग। वाइल वाइल हम बोल रहे हैं कि हम अगर उसमें प्रोफाइल पिक्चर जो है वो डायनामिकली चेंज नहीं हो रही, सो वाइल डायनामिकली चेंजिंग अ प्रोफाइल पिक्चर इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो आपको जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। तो स्टैटिक और डायनामिक में ये डिफरेंस है कि स्टैटिक में जो भी कंपोनेंट है वो एज इट इज़ रहता है, और डायनामिक में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो इंटरफेस है वो चेंज होता है। इसका एग्जांपल हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, तो ऑनलाइन शॉपिंग में हमारा जो फ़िल्टर्स लगे होते हैं, तो अगर हमने कोई फ़िल्टर लगाया तो उस फ़िल्टर के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने प्राइस पे फ़िल्टर लगा दिया कि हम जो वॉचेस सर्च कर रहे हैं, जैसे कि हमें कोई घड़ी लेनी है, लेट्स से कि हमें कोई घड़ी लेनी है, और जो घड़ी हमें लेनी है वो घड़ी हमारी जो है
वो 1000 से लेकर 2000 के बीच में हमें चाहिए। तो हमने एक फ़िल्टर सेट कर दिया। तो उस फ़िल्टर के अकॉर्डिंग क्या होगा, जितने भी प्रोडक्ट्स पहले सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स दिख रहे थे वो 1000 से 2000 के बीच वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो हमारा इंटरफेस कैसा हो गया, डायनामिक हो गया। यानी कि रन टाइम पर हमने ऑब्जेक्ट पास करा के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पास करा के हम डिफरेंट इंटरफेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कई सारी एलसीडीज़ देखी होंगी, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एलसीडीज़ होती हैं या कई सारी मशीन्स होती हैं, वो डायनामिकली काम कर रही होती हैं। यानी कि जिस तरीके का इनपुट दिया जाता है उस तरीके का उनका जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाता है। फिर आपके पास क्या होता है, क्लाइंट टायर पे एक जावा एप्लीकेशन होती है, यानी कि वो वेब एप्लीकेशन हो सकती है आपकी, या फिर आपकी वेबसाइट भी हो सकती है। अब जो वेबसाइट आप क्रिएट करोगे, वो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए दो तरह की टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हो। एक होता है सर्वलेट, एक होता है जेएसपी। तो सर्वलेट क्या होता है और जेएसपी क्या होता है, इनको हम नियर फ्यूचर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। हम सर्वलेट को भी प्रैक्टिकली देखेंगे क्या होता है, और जेएसपी जो है उसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके बाद आता है वेब कंपोनेंट्स। वेब कंपोनेंट्स क्या होता है, दीज आर द एचटीएमएल टेम्पलेट एपीआईज टू डिफाइन द न्यू एचटीएमएल एलिमेंट। तो इस तरीके से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई भी एक स्टैचू बनानी है, तो स्टैचू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक मॉडल क्रिएट करना पड़ता है। तो हम वहाँ पे स्टिक्स यूज़ करते हैं, उनका हम आपस में बाइंड अप करते हैं और एक हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमें लॉर्ड दुर्गा का स्टैचू बनाना है, या फिर हमें लॉर्ड कृष्णा का स्टैचू बनाना है, या फिर हमें कोई हम कह लें कि अगर कोई स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, तो उसको साइंटिफिक मॉडल बनाना है, या उसको कोई आर्किटेक्ट का स्टूडेंट है तो उसको एक टावर क्रिएट करना है, या उसको एक बिल्डिंग क्रिएट करनी है। तो ऐसे ही हमारे पास एस्टिमेट टेम्पलेट्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो क्लाइंट टायर पर हमारा जो होता है वो मेन काम होता है मॉडलिंग का, इंटरफेस का और एप्लीकेशंस क्रिएट करने का। तो सर्वलेट और जेएसपी मेनली क्या होते हैं, दीज आर द सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स। ये क्या करते हैं कि जैसे ही यूज़र किसी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो इस रिक्वेस्ट को ब्राउज़र जो है वो रिक्वेस्ट को सेंड कर देता है सर्वर साइट पे। ये जो सर्वर साइट पर जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ से जो डेटा है उसको उठाते हैं और फिर इनके लॉजिक में, इनमें जो भी लॉजिक दिया हुआ है उस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये उसको प्रोसेस करते हैं। यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से हम वेब सर्वर एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, वेब एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। तो उनके लिए हमें सर्वलेट और जेएसपी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आना चाहिए, और जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे सर्वलेट बनाते हैं और कैसे हम जेएसपी में प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं। अब हमारा अगला वाला टायर आता है विच इज़ मिडिल टायर। मिडिल टायर में क्या होता है, इट इज़ मिडिल टायर जो होता है बेसिकली, अगर हम बात करें सिंपल एक वर्ड में, तो वो होता है बिज़नेस लॉजिक। यानी कि हमारा जो मेन बिज़नेस लॉजिक या क्रक्स होता है वो हमारा किस में रहता है, मिडिल टायर के अंदर रहता है, कि हमने क्या बिज़नेस लॉजिक दिया है। अब जैसे कि कोई बिज़नेस लॉजिक से आप कैसे समझेंगे इसको, कि जैसे कि कोई एक कंपनी है, अगर वो बैंकिंग कंपनी है तो उसका मेन बिज़नेस लॉजिक क्या होगा, उसका मेन बिज़नेस लॉजिक होगा फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। अगर कोई ट्रैवलिंग एजेंसी कंपनी है, तो ट्रैवलिंग एजेंसी है तो उसका जो मेन बिज़नेस लॉजिक क्या होगा, वो होगा कि टिकट्स की इन्फॉर्मेशन या फिर ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करना। तो ऐसे ही अगर कोई टैली है तो टैली का मेन जो बिज़नेस लॉजिक है वो क्या होगा, टैली का मेन बिज़नेस लॉजिक होगा अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। सो इट इज़ दैट मच सिंपल दैट इट इज़। तो बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है। तो मेनली इसमें हमें ये समझना है कि इसमें एंटरप्राइज जावा बीन्स का कंसेप्ट आता है। तो जावा बीन्स क्या होती हैं, जैसे कि हम अगर देखें कि मटर की फली होती है, तो बीन्स यानी कि पीज़ का अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि पीज़ में एक फली होती है और उस फली के अंदर कई सारे सीड्स होते हैं, जैसे 5 से 6 सीड्स उसके अंदर है, वो 5 और 6 सीड उसके अंदर रहते हैं, और वो जो जो आपकी जो पीज़ है वो आपकी इस तरीके से बंद रहती है। यानी कि वो 5 जो हैं आपके सीड्स को अगर हम ऑब्जेक्ट्स मान लें, तो उन 5 ऑब्जेक्ट्स को अगर हम किसी एक यूनिट में बाइंड अप कर लें तो उसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेट करना। तो अगर हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स को एनकैप्सुलेट कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बीन्स हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम बीन कह सकते हैं। तो बीन्स क्या होते हैं, बेसिकली बीन्स क्या होते हैं, दीज आर द रीयूजेबल कंपोनेंट्स जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है दैट इज़ एंटरप्राइज जावा बीन्स। तो एंटरप्राइज जावा बीन्स क्या होती हैं, एंटरप्राइज जावा बीन्स जावा बीन्स ही होती हैं जो किसी एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो बीन्स बनाने का ये बेनिफिट होता है कि अगर हम बीन्स क्रिएट करते हैं तो एक तो हम इसमें बिजनेस लॉजिक दे सकते हैं, दूसरा ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्रिएट करती है। दैट मीन्स एक बार अगर प्रोजेक्ट बन गया, अगली बार अगर कोई नई रिक्वायरमेंट आ रही है यूज़र की प्रोजेक्ट के लिए, तो हम उन कंपोनेंट्स को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो होता है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेबल। यानी कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेबल होते हैं, वो डिफरेंट नोड्स पे हम उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है अगला मिडिल टायर पे दैट इज़ J2EE एप्लीकेशन सर्वर। तो जावा में अगर आप J2EE में काम करेंगे तो आपको सर्वलेट या जेएसपी में से एक टेक्नोलॉजी आना ज़रूरी है।
इसके बाद थोड़ी बहुत आपको जावा बीन्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास में एक आईडीई होना चाहिए, चाहे वो इक्लिप्स है, नेटबीन्स है या इंटेलजे है या कोई डिफरेंट जावा के लिए आईडीई है। तो वो आईडीई में आप क्या करोगे, आपको वो पूरा इन्वायरमेंट मिल जाता है जिसमें आप J2EE एप्लीकेशन जो है उसको डेवलप कर सकते हो। आप सर्वलेट क्रिएट कर सकते हो, आप जेएसपी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप ईजेबी भी क्रिएट कर सकते हो। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारी फाइल्स टाइप्स, या फिर अगर हम बात करें कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी अगर हम यूज़ करना चाहते हैं साथ में, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेन थिंग आती है विच इज़ एप्लीकेशन सर्वर। तो जब भी हम J2EE एप्लीकेशन रन करेंगे तो हमें एप्लीकेशन सर्वर की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमें एप्लीकेशन सर्वर जो है, हमें जब टेस्टिंग करेंगे हम या फिर हम जब रन करेंगे तो सर्वर पे ही वो रन हो पाएगी एप्लीकेशन। तो सर्वर जैसे हमारा टॉमकैट सर्वर हो गया, जिसको हम अपाचे की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब भी आपको J2EE एप्लीकेशन जावा में बनानी है, लेट्स से कि इक्लिप्स में आपको यूज़ करनी है, तो आपको इक्लिप्स के साथ साथ आपको जो APIs हैं वो भी, उसकी भी जार फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक सर्वर भी जो है वो अटैच करना पड़ेगा। तो इक्लिप्स के साथ टॉमकैट सर्वर बहुत अच्छे से काम करता है, तो आप उसको अपाचे की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर आप अपना जो एप्लीकेशन है, जो सर्वलेट या JSP एप्लीकेशन आपने क्रिएट की है, जैसे कि आपने 2 नंबर को जोड़ने के लिए JSP में प्रोग्राम बनाया है, तो वो प्रोग्राम जो आप बनाओगे वो आप एक HTML फॉर्म में बना दोगे। वो HTML फॉर्म में वो इनपुट ले लेगा दोनों नंबर का। जैसे आप सम बटन पर प्रेस करोगे तो जो आपकी जो डेटा है, आपका जो इनपुट्स हैं, जो क्लाइंट से आपने लिए हैं, यूज़र से आपने लिए हैं, वो डेटा चला जाएगा JSP प्रोग्राम के पास। JSP प्रोग्राम जो है उसको प्रोसेस करेगा, देन कुछ रिज़ल्ट बनाएगा, और रिज़ल्ट बनाने के बाद उसको सर्वर पे जाके रन कर देगा। तो जो सर्वर होगा वो ऑटोमेटिक जो होगी आईडी अपनी सर्वर को फाइंड आउट करेगी, जैसे उसको सर्वर मिलेगा वो उसको रन करना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद अगला आता है परफॉर्म द एक्शंस एंड स्टोर द डेटा। तो हम एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं और जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो एक्शंस परफॉर्म करने का ये मतलब है कि हमने जो काम किया है, जो हम काम कर रहे हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करके उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो सर्वर पे जैसे हमने प्रोग्राम बना के, क्लाइंट टायर पे हमने प्रोग्राम बना के रख लिया है JSP प्रोग्राम, और HTML भी क्रिएट कर लिया है। हो सकता है हमने कुछ कास्केडिंग स्टाइल शीट्स लगा दी हों डिज़ाइनिंग के लिए, और हो सकता है हमने क्लाइंट स्क्रिप्ट भी, यानी कि जावास्क्रिप्ट भी उसमें इंक्लूड कर ली हो। अब मिडिल टायर पे क्या होता है कि जब हमारा एप्लीकेशन सर्वर रन होता है, तो एप्लीकेशन सर्वर जैसे ही रन होगा तो सारे एक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म कर लिए जाते हैं कि भाई एक 2 नंबर को जोड़ना है, तो वहाँ एक्शन क्या होगा, वहाँ सम करना होगा एक्शन, तो वो सम हो के आ जाता है। फिर उसके बाद जो डेटा है उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो डेटा जो होता है वो होता तो डेटाबेस में स्टोर है, बट हम एंटरप्राइज जावा बीन्स के थ्रू भी उसको स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स हम कुछ वेरिएबल्स बना सकते हैं जिसमें हम उसको स्टोर कर सकते हैं, और उन वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी आपको जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनमें डिटेल में मिल जाएंगी, किस तरीके से हम सर्वलेट क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम JSP प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, और किस तरीके से हम EJB क्रिएट करते हैं। जो तीनों जो टेक्नोलॉजी हैं वो आपको डिटेल में जाके प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ सीखने को मिलेंगी कि हम किस तरीके से इनको क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट हमारा जो है विच इज़ एंटरप्राइज टायर। एंटरप्राइज टायर क्या होता है, इसको हम डेटा टायर भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो परसिस्ट करता है, और डेटा जो होता है वो हमारा स्टोर भी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारा जो टायर है, और जो हमारे जितना भी डेटाबेस होता है, जो क्लाइंट्स का जितना भी डेटा है, वो सारा का सारा इस टायर में जाके स्टोर होता है। और ये यहाँ पर जो हमारा डेटा होता है वो रिलेशनल डेटाबेस की फॉर्म में होता है। रिलेशनल डेटाबेस मतलब ये होता है कि हमारा जो डेटा है वो आपस में कहीं ना कुछ रिलेशंस रख रहा होगा, यानी कि हमारी टेबल्स होंगी आपस में, तो वो कनेक्टेड होंगी किसके थ्रू, फॉरेन कीज़ के थ्रू। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें मेनली कि जो J2EE है उसका क्या बेनिफिट है, उसका ये बेनिफिट है, इन टायर्स को बनाने का क्या बेनिफिट है। क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने टायर्स क्यों बनाए, हम डायरेक्ट एक सिंपल एक टायर में भी सारा कुछ कर सकते थे। लेकिन इसका ये बेनिफिट है कि हमने जो प्रॉब्लम थी उसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और अलग अलग लेवल में डिवाइड करके, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके, तीनों अलग अलग पार्ट्स में हम अलग अलग काम कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट है। तो एक टीम जो होती है वो क्लाइंट टायर पे काम कर सकती है, जो कि सर्वलेट या JSP एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकती है। दूसरी टीम जो होती है वो मल्टी टायर, जो मिडिल टायर पे काम कर सकती है, दैट मीन्स जो EJBs को डेवलप कर सकती है, और जो एप्लीकेशन सर्वर बिजनेस लॉजिक राइट कर सकती है और एप्लीकेशन सर्वर को हैंडल कर सकती है। और तीसरी टीम जो है वो डेटाबेस टीम हो सकती है, जो कि डेटाबेस पर काम करेगी। तो हमने काम को जो है वो सेपरेट कर दिया अलग अलग लेवल्स में। तो टायर बेसिकली हमारे लेवल्स ही होते हैं। तो इस तरीके से आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि J2EE जो होता है, या जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन होता है, वो किस तरीके से
काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आप कुछ फीडबैक्स हो या कुछ भी अगर आपको सजेशंस देना चाहते हैं या फिर आप इससे रिलेटेड कोई और वीडियो भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी क्वेरी है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को क्रिएट करने का जो मेन बेनिफिट था वो यही था कि हम क्वालिटी एजुकेशन जो है उसको छोटे से छोटे एरिया में भी क्वालिटी एजुकेशन को हम पहुंचा सकें, क्योंकि हमें पता है कि जो इंटरनेट है वो अवेलेबल है आज की डेट में 4G से अब हम 5G की तरह शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं हैं लेकिन इंटरनेट अवेलेबल है। यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वहीं पर अवेलेबल हैं जहाँ पर वो स्टे करती हैं। लेकिन हम अगर बात करें कि रूरल एरियाज़ को कवर करने की, ऐसे एरियाज़ को, स्मॉल सिटीज़ को, स्मॉल टाउन्स को जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, या फिर जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन जहाँ पर एजुकेशन तो है बट क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, यानी कि उस तरह की स्किल्स स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती हैं जो कि एक जॉब को ग्रैब करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इस केस में अगर आप अपने तरफ से इसको शेयर करते हो चैनल को, तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप भी कहीं ना कहीं मेरे साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी में। तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। और कहीं ना कहीं आपने भी एक अपना एक हेल्पिंग हैंड जो है वो आगे बढ़ाया है मेरे साथ में। तो इस तरीके से अगर आप मेरे सपोर्ट में आओगे तो आप लोग मेरे अगर सपोर्ट करोगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि हम सब लोग मिलकर एक जो हमारा मोटिव है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो एट दी लास्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कमेंट है तो वो कोई भी क्वेरी अगर आपको है या क्वेश्चन है तो दैट यू कैन सेंड मी टू द मेल बॉक्स ऑल्सो। और देर इज़ अनदर वन चैनल ऑल्सो विच इज़ ऑफ मोटिवेशनल चैनल। हमने एक मोटिवेशनल चैनल भी क्रिएट किया है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं इसी चैनल के साथ मोटिवेशनल चैनल की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप अपने एकेडमिक्स में कहीं पे चलते चलते आप भटक गए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइफ की आपकी प्रोफेशनल करियर को या फिर आपके जो स्टूडेंट लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर रही है, तो वहाँ पे आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको आपको जो 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 आपका मेन पाथ है, जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का जो मेन पाथ है, जहाँ से आप भटक गए हो, वो आपको वापस उस पाथ पे लाने में मदद करेंगे। जो कि कई सारे ट्रैवल ब्लॉग्स के साथ में आपको मोटिवेशन प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो विदाउट ट्रैवल ब्लॉग्स भी होंगे जो आप देख सकते हो। तो इसी नोट पे हम ये वीडियो जो है उसको क्लोज़ करते हैं। सो थैंक यू सो मच।